काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एक तो महिला से रिलेटेड न्यूज है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है, और तीसरा यहां पर ये आप लोग देखिए यूरेनियम से रिलेटेड न्यूज है कि हाँ मानवता के लिए कुछ करना है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में जो कभी पैसे के सामने अपने घुटने नहीं टेकते, यानी कि कितना भी पैसा उनको क्यों ना दे दो, पर लेकिन जो उनको करना अच्छा लगता है वो वही करते हैं। उनमें से एक है यहाँ पर ये पर्सनैलिटी, जिनका नाम है यहाँ पर स्पेशली लिंगदो लैंगरिन। ठीक है, तो इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में SLL के नाम से आप लोग बोल सकते हैं, या फिर SLV को यहां पर इन्होंने ऐसे कर दिया L। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। ओके, तो ये जो पर्सनैलिटी हैं इनके द्वारा यहां पर एंटी यूरेनियम माइनिंग ये यहां पर विरोध किया गया, और कॉन्टिन्यूअस मेघालय के अंदर इनके द्वारा मूवमेंट चलाया गया। तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। ये 95 साल की एज में यहां पर इनकी जान गई। इनको करोड़ों रुपए यहां पर ऑफर किए गए, यानी कि मल्टी करोड़, यानी कि दुनिया भर के पैसे इनको ऑफर किए गए हमारी कंट्री में यूनियन कॉर्पोरेशन ऑफ जो इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा, क्योंकि जो इनके खेत थे वहां पर उसके अंदर यूरेनियम पाया जाता है, ऐसी कुछ बातें वहां पर देखने को मिली। पर लेकिन इन्होंने पैसे के सामने अपने घुटने नहीं टेके, और इन्होंने बोला कि मनी कैनॉट बाई मी फ्रीडम, यानी कि एक तरीके से पैसा जो है इनकी आजादी नहीं खरीद सकता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखने को मिली। बहुत सारे लोग आप लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हुए नजर आते हैं, यानी कि सोसाइटी के कोज के लिए एक तरीके से वो इस हद तक चले जाते हैं कि वो किसी भी चीजों के सामने अपने घुटने नहीं टेकते। तो उसमें से यहां पर एक पर्सनैलिटी है ये पर्टिकुलर जो पाई जाती है, पर्टिकुलर जो रहती थी यहां पर, ये साउथ वेस्ट खासी जो हिल है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। खासी गायरो जैंतिया आप लोगों ने कई बार इनके बारे में सुना होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप लोग यहां पर देखिएगा तो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहां पर, हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? मेघालय के बारे में। तो मेघालय हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको ओनली आसाम टच करता है, सिंगल राज्य टच करता है, और इंटरनेशनल बांग्लादेश टच करता है। तो यहां पर अगर आप लोग देखिए तो ये हो गया यहां पर खासी, देखिए आप लोग इस वाले मैप में, ठीक है, खासी हो गया, गायरो हो गया, जयंती हो गया, तो ये एरिया आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में ही रहती थी, पर लेकिन इन्होंने जो है ये यहां पर ये माना कि एक तरीके से जो यूरेनियम है उसको गलत तरीके से यूज किया जाता है, और फिर उसको एक तरीके से जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने उसके सामने अपने घुटने नहीं टेके। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये हमारी कंट्री में एक PSU है जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप लोग बोलते हैं। तो जो PSU है यहां पर ये हमारी कंट्री में, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है, जो कि यूरेनियम माइनिंग या फिर यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम करता है हमारी कंट्री में। ये अगर आप लोग देखिए इसकी जो माइनिंग है वो कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारी कंट्री में कई जगह देखने को मिलेगी, पर हेड क्वार्टर इसका जो देखने को मिलेगा ये है यहाँ पर जादूगोरा। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो जादूगोरा पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, ये झारखंड के अंदर आप लोगों को नजर आएगा। तो ये यहाँ पर ये यूरेनियम के लिए काफी फेमस एरिया भी यहाँ पर माना जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो इसका बनाया गया था 1967 में इसको बनाया गया था। तो इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखेगा, तो जिससे कि आप लोग लंबे समय तक याद रख पाए। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप लोग कोई भी लेक्चर सुना करें, अगर किसी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो पेन एंड कॉपी लेकर जरूर बैठिए, लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको भी बोल सकते हैं यहां पर 206 यानी कि 206 सेशन यहां पर गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का यहां पर देखने को मिला, IPU। ठीक है, तो ये यहां पर 1 से लेके 4 नवंबर तक यहां पर निकलकर सामने आया। यहां पर अगर बात करें यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल जो सेशन है वो ऑर्गेनाइज कराए गए। देखिए सबसे पहले बात करें अगर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में, तो एक तरीके से जैसे हमारी कंट्री में कैसी फॉर्म है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे यूएसए के अंदर कैसी है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री जो यूनियन होती है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को कितने लार्ज स्केल पर और ऐसे लेकर चला जाए ताकि उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक तरीके से बनाया जा सके। तो इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है ये एक एन इंटर जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहां पर एक तरीके से जो पर्पज है इसका प्रमोट करने के लिए जो डेमोक्रेसी है, गवर्नेंस के अंदर अकाउंटेबिलिटी, कोऑपरेशन इसके जो मेंबर है उसके साथ में, ताकि ये चीजें और अच्छे लेवल पर आगे बढ़ाया जा सके। इसको बनाया गया था 1889 में इसको बनाया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका अभी यहां पर 206 सेशन देखने को मिला, 206, ठीक है 206 206 सेशन अभी इसका देखने को मिला। तो इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है इसका जो पर्पज जो मैंने भी आप लोगों को बताया, और जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, और 1889 में इसको बनाया गया था, 1889 में। ठीक है, तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है जो कि याद रखिएगा। सारे वर्चुअल सेशन अभी देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 की वजह से। कोई भी वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन बैठकर बातें करना, ठीक है, ऑनलाइन चीजें यहां पर देखना। ओके, आप लोगों ने एक बात कई बार सुनी होगी कि कई बार ऐसा होता है कि जो मौत है वो आसान लगने लगती है एज कंपेयर टू जीने के। तो उस टाइम लोग जो है सुसाइड करते हुए नजर आते हैं, उनको ये लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है।
पर लेकिन एक जगह और आप लोगों को ऐसी चीज देखने को मिलेगी, जब कोई इंसान बीमार है और उसको काफी पेन हो रहा है उस बीमारी की वजह से, तो उसको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो यार जान ही चली जाए, डेली तिल तिल कर मरता है वो इंसान। तो उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, जो कि सेकंड कंडीशन है। यहां पर अभी जो बात की जा रही है वो न्यूजीलैंड की बात की जा रही है, और इसमें यहां पर अभी जो वोट की गई है वो फेवर में की गई है एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट 2019। फाइनल जो रिजल्ट है इसका वो 6 नवंबर को आने वाला है। तो यहां पर ये पार्लियामेंट्री रिफरेंडम जो रिजल्ट है, तो मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स जो हैं न्यूजीलैंड में, उन्होंने बोला है कि एक तरीके से फेवर किया है कि एक तरीके से जो एंड ऑफ लाइफ चॉइस एक्ट है उसके फेवर में यहां पर बात की है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर एक तरीके से कोई ऐसा पर्सन है जो काफी लंबे समय से बीमार चल रहा है, और मान लीजिए वो किसी गरीब परिवार का बंदा है, उसकी वजह से पूरा परिवार सफर कर रहा है, और ये भी नहीं लग रहा है कि वो आगे आने वाले टाइम में, आगे 4-5 सालों में जल्दी से वो रिकवर करने वाला है, लंबे समय तक कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अगर लाइफ को एंड कर दें तो वो सही है, या फिर इसे कंटिन्यू ऐसे ही चलते रहना चाहिए। इसकी वजह से पता चला इतना गरीबी आ गई कि लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, और भी कई सारे लोग जो है उसकी वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं, और जो पर्सन पर्टिकुलर वहां पर है वो सबका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मली यूथेनेसिया, ठीक है। इसके ऊपर हालांकि मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं यूथेनेसिया के ऊपर। तो यूथेनेसिया के ऊपर एक मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी, गुजारिश। गुजारिश ये मूवी है जो हमारी कंट्री में बनाई गई थी, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की मूवी है, काफी सेंटीमेंट से भरी हुई है मूवी है, अगर टाइम मिलेगा तो देखिएगा। तो इसमें यूथेनेसिया के बारे में बताया गया कि जब पर्सन जो है कुछ ऐसी बीमारी से जूझ रहा होता है, उसके चांस नहीं होते हैं कि वो रिकवर कर पाए, तो उस टाइम पर यूथेनेसिया के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट की जाती है। ये यहाँ पर दो तरीके से होती है, एक को बोलते हैं एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरे को बोलते हैं पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया, अगर पैसिव यूथेनेसिया के बारे में आप लोग बात करें, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन को उस तरीके से मरने देना, मान लीजिए उसको कोई लाइफ सपोर्ट आप लोगों ने दे रखी है, वेंटिलेटर के सहारे वो पर्सन जी रहा है, तो उसका वेंटिलेटर हटा दो तो आराम से आसानी से उसकी जो जान चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि अलग से कोई इंजेक्ट करना उसकी बॉडी में, यानी कि कोई लीथल डोज देना, यानी कि जिस तरीके से बोलते हैं कि जहर का इंजेक्शन दे देना, तो उसको बोलते हैं एक्टिव यूथेनेसिया। तो ये दो तरीके की यूथेनेसिया नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो यहां पर कई बार ऐसी सिचुएशन आप लोगों ने शायद हालांकि ज्यादा नहीं देखी होगी, पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पर्सन जो है वो बिल्कुल कहानी खत्म हो चुकी है, और उसकी वजह से पूरा परिवार जो है वो प्रॉब्लम में आ गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे यहां पर बात की जा रही है। तो देखिए हर एक चीज के कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं। इसके चलते कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हो सकता है कि कई बार परिवार में कोई थोड़ा बहुत बीमार हो गया और लग रहा है कि यहां पर इस पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर उसके नाम पे जमीन जायदाद है, कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो उनको अपने नाम कराने के चक्कर में भी कई सारी उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिल सकती है। तो इसको लेकर चलना थोड़ा सा एक सही डायरेक्शन में काफी ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि मिसयूज होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ओके, नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये काफी इंपोर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, खासकर हमारी कंट्री में जब आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर केवीआईसी के बारे में, जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। जैसे कि आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, मास्क जो है लगभग सभी यूज कर रहे हैं, हाँ या फिर ना, यस या फिर नो। तो मास्क जरूर यूज कीजिए जब तक मेडिसिन नहीं आ जाती है, और बल्कि इसको तो अपनी लाइफ का पार्ट आप लोग बना लीजिए। बाहर कहीं भी जाते हैं, जैसे धूल मिट्टी रहती है, उससे भी आप लोगों को फायदा पहुंचेगा, और भी कई सारे फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जिसको अगर कोई सांस से रिलेटेड बीमारी है, तो वो अगर कोल्ड जुकाम वगैरह है आप लोग है, तो ये सारी चीजें आप लोग अगर एक बार हैबिट बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहां पर अभी एक मास्क निकाला गया जिसपे लिखा हुआ है हैप्पी दीपावली। तो ये जो 2 लेयर का मास्क है जिस पर हैप्पी दीपावली लिखा हुआ है प्रिंटेड, यहां पर ये मुस्लिन फैब्रिक यानी कि मलमल का बना हुआ है ये मास्क, जो कि उच्च क्वालिटी गुणवत्ता वाला ये अल्ट्रा फाइन कॉटन का यहां पर ये मास्क बनाया गया है। तो यहां पर इसको जो ट्रेडिशनली खादी आर्टिसन है वेस्ट बंगाल, तो उनके द्वारा यहां पर ये प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो मलमल है यानी कि जो मुस्लिन है यहाँ पर ये कॉटन फैब्रिक, ठीक है। तो ये प्लेन है, बिल्कुल सादा बुना हुआ फैब्रिक है यहाँ पर। तो इसके चलते जो हमारी कंट्री में ऐसे जुलाहा जिसको आप लोग बोलते हैं, जो कपड़े बुनने का काम करते हैं, ठीक है, तो उनको काफी फायदा पहुंचेगा इससे। जैसे आप लोग दीपावली आ रही है पास में, तो अगर मिट्टी के जो दिए वगैरह हैं अगर आप लोग उनको यूज करेंगे तो उससे काफी फायदा होगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग भी अपनी साइड से यहां पर थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए बन सकता है, यहां पर जो बात की जा रही है यहां पर यह है जामदनी मुस्लिम के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पर ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ वेवर जो भी है यहाँ पर वेविंग जामदनी जो मुस्लिम है यहाँ पर ये मुस्लिम, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से यहाँ पर पर्टिकुलर फैब्रिक जो है यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर इसको लिस्ट किया गया था मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, जो यूनेस्को के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसे बैकग्राउंड के क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन।
के बारे में। केवीआईसी इसको आप लोग बोलते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई थी 1957 में। ये जो बेसिकली एक एक्ट है यहां पर 1956 का, जिसके हिसाब से इसको बनाया गया था। अप्रैल 1957 में यहां पर ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड यहां पर सामने निकल कर आया। मुंबई में इसका मेन हेड ऑफिस है। दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी और मुंबई के अंदर भी आप लोगों को इसके रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाएंगे। फाउंड किया गया था 1956 में। पर्पज यही है कि किस तरीके से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि इस पर्टिकुलर एरिया को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। खादी और जो विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, ये बेसिकली रूरल वाले एरिया को प्रमोट करने का काम काफी ज्यादा करती है। ये हमारी कंट्री में आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंडर में आता है। आप लोगों को ये बताना है कि इस पर्टिकुलर एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव है, चेयरपर्सन है, वो कौन है। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके बारे में बात की जा रही है। उनके द्वारा कई सारी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया गया। यह है केवडिया, कहां पर, गुजरात के अंदर में। उनके द्वारा यहां पर स्टार्ट किया गया, इनोग्रेट किया गया आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट है ये जो बेसिकली स्कीम्स के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एकता मॉल यहां पर देखने को मिला। इसी के साथ में यहां पर चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क यानी कि बाल पोषण पार्क भी यहां पर देखने को मिला। इसी के साथ में न्यूट्री ट्रेन जो है वो अक्रॉस द पार्क यहां पर रन की जाएगी, ताकि और ज्यादा अच्छे लेवल पर यहां पर चीजों को आगे लेकर चला जा सके। कई सारी एक्साइटिंग थीम भी यहां पर देखने को मिल रही है। जैसे बात की जा रही है राइज करना न्यूट्रिशनल अवेयरनेस थ्रू द वेरियस जो यहां पर एड्यूटेनमेंट जो एक्टिविटीज होती हैं। दूसरा मीरा मेज करके यानी कि भूल भुलैया यहां पर दर्पण का देखने को मिल रहा है। 5D वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात की जा रही है। थिएटर एंड आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी गेम्स के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी जो गेम्स है यहां पर, तो इनमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि रियलिटी आप लोगों को बिल्कुल नजर आएगी, जैसे कि सामने ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से, जिससे मैंने आप लोगों को याद होगा डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री में जो म्यूजियम है, खासकर हमारी कंट्री में जो हमारी हेरिटेज को दिखाते हैं, उनके सामने उनको इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप लोग बिना म्यूजियम में घूमे भी आप लोगों को अच्छे से वहां पर की जो चीजें हैं उनको दिखाया जा सके आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी के थ्रू। ठीक है, तो ये कई सारी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, और ये सारे नए नए जो विचार आ रहे हैं, जिनको उच्च विचार आप लोग बोल सकते हैं, ये सारे कोविड-19 की वजह से आ रही हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, तो वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे यहां पर बात की जा रही है आरोग्य वन के बारे में। ठीक है, तो ये जो फोकस रहने वाला है हमारी कंट्री में, जो एक तरीके से फ्लोरा है वन के, जो वन में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में, ट्रेडिशनल खासकर जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। लगभग 17 एकड़ में फैला हुआ है, तो 5 लाख के करीब प्लांट्स और 380 के करीब डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलेगी। आरोग्य जो कुटीर के बारे में यहां पर बात की जा रही है, इसके बारे में बात करें तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट की बात की जा रही है। फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी हमारी कंट्री में, ताकि हेल्थ अच्छे से रखी जा सके आयुष के थ्रू, जैसे कि आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर। जैसे बात की जा रही है यहां पर पंचकर्मा। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर यहां पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट जो स्कीम है यहां पर बात की जा रही है, ये एकता मॉल के बारे में। तो यहां पर लगभग ये 35,000 स्क्वायर फीट जो एरिया में आप लोगों को ये फैला हुआ मिलेगा, इसमें भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 20 के करीब इंफोरिया यानी कि एक तरीके से आप लोग स्टॉल बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो कि यहां पर बनाए गए 110 दिन के अंदर, और हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा यहां पर टाइम भी स्पेंड किया गया। चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन पार्क के बारे में यहां पर बात की जा रही है। चिल्ड्रन जो न्यूट्रिशन पार्क है, ये भी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो काफी चीजें बताने वाला है। न्यूट्रिशन जो न्यूट्री ट्रेन के बारे में भी बात की जा रही है, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, और कई सारी थीम जो मैंने भी आप लोगों को बताई। तो ये कुछ स्कीम है 3, जिनके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अभी हमारी कंट्री में देखने को मिली गुजरात के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया जरूर रखिएगा। ये यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, उनके बारे में बात की जा रही है। एकता क्रूज सर्विस, क्रूज यानी कि एक तरीके से जो बोट होती है, उसमें आप लोगों को यहां पर जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड है, इसके इर्द गिर्द आप लोगों को जो एरिया है उसके बारे में यहां पर आप लोगों को दिखाया जाएगा, जो कि लगभग 6 किलोमीटर का एरिया कवर करने वाली है। इसको जो बनाया गया बेसिकली फेरी सर्विस आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी अगर घूमने जाते हैं तो एक और यहां पर ये एक तरीके से अट्रैक्शन का सोर्स बनेगा कि हाँ आप लोगों को यहां पर जाना है, तो ये फेरी सर्विस भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी यहां पर स्टार्ट की जा रही है। देखिए ऐसी ऐसी चीजें स्टार्ट करने से क्या फायदा होता है, एक तो यहां पर जो टूरिस्ट एक्टिविटी है वो बढ़ेगी, दूसरा जो यहां पर कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो ये भी काफी अच्छा होता है। एक तरीके से इसके बारे में और ज्यादा जो स्प्रेड होंगी चीजें, यानी कि एक तरीके से बाहर से भी लोग यहां पर फिर आने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो इसके बारे में एक आइडिया जरूर रखिएगा। इसी के साथ में यहां पर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। ठीक है,
तो सरदार पटेल जो यहाँ पर प्राणी उद्यान है आप लोग यहाँ पर देखने को मिला। इसी के साथ में यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये यहां पर बात की जा रही है जियोडेसिक एवरी, ठीक है। तो ये यहां पर डोम आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी एरिया में। जंगल सफारी के बारे में बात की जा रही है, लगभग 1100 करीब बर्ड्स और एनिमल्स, इसी के साथ में 5 लाख के करीब प्लांट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। तो जंगल सफारी यानी कि आप लोग जंगल में घूम सके, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। जूलॉजिकल पार्क जो है यहां पर ये 2 एवरीज यानी कि पक्षी अभ्यारण्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डोमेस्टिक और इसी के साथ में एक्सोटिक, जो इनके जो बाहर से विदेश से लाए जाने वाले जो पक्षी हैं, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोडेसिक जो डोम आप लोगों को यहां पर ये बेसिकली नजर आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन, खासकर जो यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक ये होता है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं टाइफून के बारे में। ये जो टाइफून है ये आप लोगों को फिलीपीन वाले एरिया में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है गोनी। इसकी ट्रेजेक्ट्री आप लोग एक बार देख लीजिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे। ये यहां पर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन आप लोग देखते हैं, इस तरीके से यहां पर जो इसकी ट्रेजेक्ट्री आप लोग को देखने को मिल रही है, ये यहां पर कुछ ऐसी पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं यहां पर टाइफून के बारे में, तो कुछ इस तरीके से यहां पर ये आप लोग घूमता हुआ नजर आता है। देखिए कई सारे शब्द आप लोगों ने इनके लिए सुने हैं, जैसे कि जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं टाइफून के बारे में, तो यहां पर जो टाइफून बोला जाता है, कहीं पर इसको साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है, कहीं पर इसको हरिकेन बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं जैसे अटलांटिक वाले ओशन में, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसको हरिकेन बोला जाता है। जैसे अटलांटिक वाले ओशन में, खासकर यूएसए के आसपास वाला जो रीजन है, इसको हरिकेन बोला जाता है। इंडियन ओशन में इसको नॉर्मली साइक्लोन बोला जाता है। और इसी के साथ में अगर जापान, साउथ कोरिया ये वाले रीजन में आप लोग जाएंगे, इसको टाइफून बोला जाता है। तो इसीलिए इसका नाम यहां पर टाइफून रखा गया है, ठीक है। तो ये कई बार आप लोगों से मैच करने के लिए भी आ जाता है, तो इस तरीके से कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर। इसी के साथ में अगर बात करें, इसका एक और नाम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जहां पर इसको गोनी के नाम से जाना जा रहा है, पर लेकिन अगर फिलीपीन के अंदर बात करें इसको रोली के नाम से जाने जाते हैं। तो गोनी और रोली ये एक ही इंसान के 2 नाम है, ठीक है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। ये एक तरीका सुपर साइक्लोन यहां पर देखा जा रहा है, जो सुपर साइक्लोन शब्द बोल रहा हूं, हालांकि टाइफून बोलते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें नॉर्मली जहां पर आप लोगों को टाइफून साइक्लोन देखने को मिलते हैं, तो टेम्परेचर जो रहता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द यहां पर देखने को मिलता है। तो इसीलिए जब आप लोगों से मैं बात करता हूं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में कई बार यहां पर साइक्लोन नजर आते हैं। तो जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आते हैं वो ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू अरेबियन सी, क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर, जो फेवरेबल कंडीशन है वो आप लोगों को अच्छी देखने को मिलेगी। विंड की जो स्पीड है वो अप टू द मार्क आप लोगों को देखने को मिलेगी। सी में जो लेवल है यहां पर डाइवर्जन वाटर का, वो भी आप लोगों को अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगा। तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जिसके बेस पर एक साइक्लोन को इस तरीके की कंडीशन मिलती है कि अब यहां पर ये अच्छे से अपने पैर पसार सकता है, तो उस टाइम पर यहां पर साइक्लोन आप लोगों को नजर आता है। तो यहां पर काफी बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया गया है इस पर्टिकुलर साइक्लोन के द्वारा। इसके अंदर जो बात करते हैं यहां पर फिलीपीन के अंदर, हालांकि देखिए अर्ली वार्निंग सिस्टम यहां पर आया, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से जो चीजें हैं वो थोड़ी सी कंट्रोल हो गई, वरना और सादे लोगों की यहां पर जान जा सकती थी। अर्ली वार्निंग सिस्टम से क्या फायदा हो जाता है, उससे ये फायदा हो जाता है कि देखिए जब अर्ली वार्निंग सिस्टम यहां पर आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों वहां से हम लोग इवैक्यूएट कर लेते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कुछ दिन पहले यहां पर एक टाइफून जिसका नाम था मोलवे, ठीक है, तो इसके द्वारा भी यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन को, यानी कि फिलीपीन वाले रीजन को हिट किया गया था। तो काफी सारी प्रॉब्लम यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में रिसेंटली अभी देखने को मिली। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो ये है अपनी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग देखिए ये आप लोग को देखने को मिलेगा। यहां पर अगर बात करें ये हो गया फिलीपीन, ठीक है, तो इधर से आप लोग देखिए इसको, यहां से भी देख सकते हैं, ठीक, घूमने की जरूरत नहीं है। तो ये है इसके बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद हमारी कंट्री में सिविल सर्विस के जो पितामह हैं वो किसको बोला जाता है, तो वो यहां पर बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो अभी आप लोगों ने देखा बर्थ एनिवर्सरी हमारी कंट्री में 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट की गई। तो उसी के चलते हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोदी जी, वो यहाँ पर जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है उसके आसपास कई सारे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर प्रोग्राम जो थे इनके द्वारा इनोग्रेट किए गए। तो उसी में से यहाँ पर एक प्रोग्राम है कि जो भी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन जो कि मसूरी के अंदर में है, तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केवड़िया गुजरात से इनके द्वारा जो ऑफिसर ट्रेनी है उनको एक तरीके से संबोधित किया गया यहाँ पर। और ये जो एक इंटीग्रेशन कोर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आरंभ करके लॉन्च किया गया था 2019 में फर्स्ट टाइम यहाँ पर। तो एक फाउंडेशन जो ये कोर्स होता है उसका पार्ट यहाँ पर इसको बनाया गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट जो सिविल सर्वेंट है हमारी कंट्री के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर न्यूज बन जाती है।
लाल बहादुर शास्त्री जो एकेडमी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो एकेडमी है हमारी कंट्री में, ये हमारी कंट्री में जब स्टैब्लिश की गई थी तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1959 में, ठीक है। तो ये आज की डेट में मसूरी उत्तराखंड के अंदर है, जहां पर नॉर्मली आप लोगों को जो आईएएस हैं उनकी ट्रेनिंग मेनली आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहाँ पर रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नॉर्मली इसको बोला जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। करंट में आज की डेट में इसके डायरेक्टर कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये मान लीजिए आप लोग ग्रेजुएशन कर गए, तो ग्रेजुएशन करने के बाद में जब आप लोग यहां पर इस एकेडमी के अंदर पहुंचते हैं तो यहां पर ये एमए की डिग्री प्रोवाइड कराती है, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री प्रोवाइड कराती है। यानी कि अगर आप लोग की ग्रेजुएशन भी है तो भी आप लोग की पीजी यहां पर हो जाती है जब यहां आप लोग ट्रेनिंग कर यहां पर निकालते हैं। तो एमए की डिग्री देती है यहां पर ये पब्लिक मैनेजमेंट में, और ये डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी देती है आप लोगों को, ये देती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, उसकी डिग्री आप लोगों को देखने को मिलेगी जब आप लोग यहां पर ट्रेनिंग अपनी करेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है यहां पर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर अपना इसको कंप्लीट करते हैं, यहां पर सिलेक्शन लेते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोग को अपने आप ही मिल जाएगी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में। ओके, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, हालांकि आप लोगों को पता होगा कई सारे बच्चों को, फिर भी जिसको नहीं पता है उसके लिए आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर हमारी कंट्री की जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके साथ में हमारे रिलेशन को भी दिखाती है ये न्यूज। हमारी कंट्री में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो कि नितिन गडकरी जी हैं, उनके द्वारा अभी यहां पर अनाउंस किया गया 1.8 किलोमीटर की लॉन्ग रोड जो है यहां पर फेनी ब्रिज, जो फेनी ब्रिज है यहां पर उसको कनेक्ट करेगी। ये सबरबम जो इंडिया है उसके साथ में, इसी के साथ में यहां पर बांग्लादेश के साथ में कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी इस साल के दिसंबर के एंड में। बेसिकली आप लोग समझिए यहां पर जो फेनी ब्रिज है यहां पर ये यहां पर मैत्री सेतु इन चितगोंग आप लोग को देखने को मिलेगा यहां पर, ये पर्टिकुलर एरिया बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा देखना चाहते हैं यहां पर, ये अपनी प्यारी कंट्री होगी यहां पर, तो यहां पर आप लोग देखिएगा ये बेसिकली ये त्रिपुरा जो है हमारी कंट्री का, ये कनेक्टेड रहता है यहां पर। त्रिपुरा हमारी कंट्री में दो राज्यों को कनेक्ट करता है, आसाम और मिजोरम, और बाकी ये आप लोग को देखने को मिलेगा ये जो कनेक्ट करता है बांग्लादेश के साथ में। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और जूम कर देखना चाहते हैं तो यहां पर ये चितगोंग आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर अपना राज्य हो गया यहां पर त्रिपुरा, ये आप लोग यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा यहां पर जाइएगा तो आप लोगों को मिजोरम देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग उसको मैच कर देख लिया कीजिए। मैप आप लोगों के पास में होता है गूगल मैप, उसको आप लोग जूम कर देख लिया कीजिए। बात करें यहां पर ये मैत्री जो सेतु है आप लोग को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट यहां पर ये कि ये जो बनाया जा रहा है यहां पर ये फेनी रिवर है, ठीक है। तो फेनी रिवर है यहां पर, ये इस तरीके से अच्छे से हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे त्रिपुरा को चितगोंग जो पोर्ट है यहां पर बांग्लादेश के साथ में। इससे फायदा क्या होगा, तो ये फायदा अगर आप लोग देखना चाहें तो अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारी कंट्री का ये पर्टिकुलर एरिया है, 1 सेकेंड, ये पर्टिकुलर एरिया है यहां पर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से हमारी कंट्री में कुछ सामान भेजना है। तो एक तो यह है कि रोड के थ्रू आप लोग त्रिपुरा जाइए, दूसरा यह अगर मान लीजिए रोड के थ्रू त्रिपुरा नहीं पहुंचा जाता है तो यहां पर अगर ये पोर्ट रहेगा उसको हम लोग अच्छे से उसके ऊपर फोकस देते हैं तो उस पोर्ट के थ्रू आसानी से फिर हम लोग त्रिपुरा यहां पर पहुंच पाएंगे। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि पानी के थ्रू ऑल्टरनेटिव रूट हो जाएगा। इसी के साथ में जब मैंने आप लोगों से बात की थी चुंबे वैली के बारे में, यहां पर ये चुंबे वैली है जिसपे डेडलॉक देखने को मिला था, जिसको डोकलाम डेडलॉक के नाम से भी आप लोग जानते थे। तो इंडिया और चाइना की जो आर्मी थी यहां पर आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी। तो इस पर्टिकुलर रीजन पे हम लोग आमने सामने आकर खड़े क्यों हुए थे, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहां पर इसके पास में आ जाता है। ये यहां पर एक चिकन नेक इसको कई बार बोलते हैं, यानी कि मुर्गे की जैसे गर्दन होती है ना, उस तरीके का आप लोग यहां पर नजर आएगा। कल को चाइना अगर यहां पर आकर बैठता है और वो हमारा ये वाला रास्ता एक तरीके से कंट्रोल कर लेता है, यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन पे कंट्रोल कर लेता है, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ में हमारा कनेक्शन यहां पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए बांग्लादेश के साथ में हमारे काफी अच्छे रिलेशन रहते हैं, ताकि बांग्लादेश के साथ में कनेक्ट कर नॉर्थ ईस्ट के साथ में हम लोग कनेक्ट हो सके, और पानी के थ्रू भी हम लोग यहां पर रूट इसका यहां पर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर अभी तो आप लोग यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि यहां पर ये बांग्लादेश है, वो सब चीजें, पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग देखिए, एक रियलिटी में अगर आप लोग देखिए, जब तक हमारी कंट्री जो थी यहां पर अंग्रेजों के अंडर में थी उस टाइम पर ये सारा पोर्शन एक जगह हुआ करता था, यानी कि बांग्लादेश अलग कंट्री नहीं थी। तो उस टाइम पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर, तो एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जब ये इंडिया का ही पोर्शन था तो उस टाइम पर कई सारे ऐसे रास्ते थे, जैसे कि यहां से अगर आप लोगों को जाना है तो यहां से बहुत सारे रेल के रास्ते थे, रोड के रास्ते थे। पर लेकिन अब ये नया देश बन गया तो वो सारी चीजें यहां पर एक तरीके से खत्म हो गई है। पर यहां पर उनको भी रिवाइव करने की बात की जाती है कि जो पुराने रेलवे रास्ते थे, कनेक्टिविटी थी, क्योंकि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश एक ही पोर्शन हुआ करता था, बंगाली पीपल्स, तो यहां पर एक तरीके से उनको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कई बार की जाती है। तो इसी के चलते उनको भी रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। तो कल को चाइना अगर इसको कंट्रोल करता है तो ऑल्टरनेटिव कई सारी चीजें हमारे पास में रहेंगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर एक जो चीज है उसको आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है SARS-CoV-2 के बारे में, यानी कि जो कोविड-19 है उसके बारे में बात की जा रही है। पहले SARS-CoV-2 के उसको बोला जा रहा है, पहले आप लोग ये समझिए। ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है, हालांकि आप लोगों ने सुनी भी होगी, तो यहां पर इसका रिवीजन भी आप लोगों के सामने थोड़ा सा हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बात क्या की जा रही है यहां पर, कोरोना वायरस जो कि आज के डेट में आप लोग को देखने को मिल रहा है। ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम यहां पर ये सामने निकल कर आया है। सबसे पहले कोरोना वायरस जैसी कोई चीज थी, ये यहां पर निकल कर आई थी चाइना में 2002 में। 2002 में इसको यहां पर उस टाइम पर ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि सास के नाम से आप लोग जानते थे, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2002 में यहां पर चाइना के अंदर आया था और लगभग 30 कंट्री में फैला था। और यहां पर इसके चलते 8,437 के करीब लोगों के यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिला था, केस हुए थे, और लगभग 813 के करीब लोगों की जान गई थी। फिर आगे चलकर यहां पर MERS यानी कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यहां पर आया। तो यहां पर जब ये देखने को मिला, तो ये देखने को मिला मेनली सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया में 2012 में ये आया, और 2012 में जब सऊदी अरेबिया में आया तो ये लगभग जो कंफर्म केस आए यहां पर ये थे 2,494 केस, जो कि लगभग 27 कंट्री में फैला था। और इसके चलते यहां पर ये 800 लगभग ये 60 के करीब लोगों की जान गई थी, ठीक है। पर लेकिन अब यहां पर इनके सबके पिताश्री आगे SARS-CoV-2, क्योंकि ऑलरेडी इसका नाम ऑलरेडी 2002 में सार्स दिया जा चुका था, तो ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इसलिए इसको यहां पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2 इसका नाम दिया गया, जिसको स्टार्टिंग में वांग वायरस डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया, चाइनीज वायरस स्टार्टिंग में बोला गया नोवल कोरोना वायरस, अब इसको कोविड-19 के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि यहां पर नाम दिया गया, इसका नामकरण किया गया। ठीक है, जैसे बच्चे का नामकरण नहीं करते हैं, तो इसका नामकरण किया गया। तो इसी के बारे में यहां पर ये न्यूज है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है, ये हो गया इसकी फुल फॉर्म, और कोव यानी कि कोविड जो वायरस है 2 इसका नाम दिया गया। तो अगर वायरस का नाम आप लोगों से कोई पूछे तो वायरस का नाम है यहां पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोव 2, पर लेकिन अगर बीमारी का नाम पूछे तो इसका नाम है कोविड-19। तो बीमारी और वायरस दोनों में डिफरेंस आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात करें तो इनके द्वारा अभी साइंटिस्ट के द्वारा यहां पर बात की जाएगी, यहां पर यह प्रोटीज यहां पर बोला गया कि ये एक मेन एंजाइम है जो कि यहां पर बेसिकली अपनी रिप्लिका तैयार करता है। यानी कि अगर बॉडी में ये घुसता है यहां पर वायरस, तो यहां पर जो कि एक एंजाइम से बना होता है, तो ये अपना रिप्लिका तैयार करता है, यानी कि अपने जैसे बहुत सारे ये वायरस बना देता है। तो इसका अभी साइंटिस्ट के द्वारा पहली बार इसका 3D मैपिंग की गई है। आप लोगों को पता है कि दवाई की फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बनाने की फॉर्म में, तो 3D मैपिंग इसका यहां पर तैयार किया गया है। तो उसी के चलते यहां पर ये बात की जा रही है। तो ये जो एंजाइम है यहां पर, इसमें जो 3D मैपिंग यहां पर इसका तैयार किया गया, तो उसी के बारे में यहां पर ये बोला गया कि SARS-CoV-2 जो है यहां पर ये एक लॉन्ग चेन है इस प्रोटीन्स की, ठीक है। अगर यहां पर कोई ड्रग बनाई जाए और यहां पर जो इसका ये एक्टिविटीज है, यानी कि जो एक कॉपी अपने आप को कर आगे बढ़ रहा है, अगर इसकी रिप्लिका को यहां पर हम लोग रोक दें यहां पर स्प्रेड होने से, तो इसको यहां पर रोका जा सकता है। और जो टेक्निक यहां पर इसके लिए यूज की जा रही है, यहां पर इसका नाम रखा गया है न्यूट्रॉन क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। तो न्यूट्रॉन क्रिस्टलोग्राफी ये टेक्निक है जिसके तहत हम लोग यहां पर जो ये एंजाइम है इसकी जो रिप्लिका बन रही है उसको बनने से रोक रहे हैं। तो ये कोशिश यहां पर की जा रही है ताकि आगे चलकर ये कोविड-19 जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट न करें। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है, इसके ऊपर बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन अगर रहा तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई संदेह आप लोगों के माइंड में यहां पर नहीं रहना चाहिए। यहां पर जो ये न्यूज है, ये बेसिकली बात की जा रही है रूरल डेवलपमेंट फंड के बारे में। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया है विद होल्ड करने का, यानी कि रोकने का, रूरल डेवलपमेंट जो फी होती है फ्रॉम पंजाब। ये लेटर यहां पर जो पूछा गया है, बेसिकली लेटर आस्किंग द पंजाब गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट फंड, यानी कि रूरल डेवलपमेंट फंड का जो यूटिलाइजेशन है वो यहां पर इससे मांगा गया है, ठीक है। लार्जली जो यहां पर चीजें होती हैं ये FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू होती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, इसके एग्जाम की भी कई सारे बच्चे तैयारी करते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग FCI बोलते हैं, यानी कि FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि हमारी कंट्री में जो खाने का जो आप लोग अनाज का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें इसका काफी बड़ा रोल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में ये एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में आती है। कब बनाया गया था इसको बनाया गया था 1964 में। 1964 में इसको बनाया गया था। आज के डेट में इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में, पहले इसका हेडक्वार्टर जो था वो चेन्नई के अंडर था। तो ये इसका हेडक्वार्टर अभी यहां पर ट्रांसफर किया है। देवी प्रसाद है यहां पर, देवी प्रसाद, वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आज की डेट में। और मेनली जो इसका फोकस रहता है वो गेहूं और चावल के ऊपर रहता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहां पर रूरल डेवलपमेंट फंड के बारे में, रूरल डेवलपमेंट जो फंड है यहां पर 3% सेस जो छोड़ा जाता है यहां पर ऑन द परचेज और सेल, जो भी यहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं अंदर रूरल डेवलपमेंट फंड एक्ट 1987 के हिसाब से,
वो 1987, ठीक है। इसी के साथ में ये एग्जीक्यूटिव जो किया जाता है पंजाब रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, चीफ मिनिस्टर जो रहते हैं इसके चेयरमैन रहते हैं। तो ये रिसेंटली अभी यहां पर न्यूज में है, तो हल्का सा आइडिया रखेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक ओवरव्यू आप लोगों को फिर भी होना चाहिए, कई बार स्टेटमेंट बन जाते हैं। और यूपीएससी ने एग्रीकल्चर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछे, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आगे भी प्रॉब्लम रहने वाली है और आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है एस्ट्रॉयड के बारे में, और एस्ट्रॉयड 16 साइकी, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रॉयड है यहां पर ये जो फाउंड किया गया किसके द्वारा, ये नासा का हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है, जिसको HST के नाम से भी आप लोग जानते हैं, NSHT यानी कि नासा हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। इसके द्वारा यहां पर अभी ये बताया गया है कि जो यहां पर देखिए नॉर्मली जो एस्ट्रॉयड है वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, तो ये जो एस्ट्रॉयड है ये भी मार्स और जुपिटर के बीच में ही है। तो ये बोला गया कि ये एंटायरली मेटल का बना हुआ है, जिसकी जो वर्थ है लगभग 10,000 ये डॉलर क्वाड्रलिन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली बोला गया कि जो पूरी अर्थ की जो इकोनॉमी है उससे भी ज्यादा है, यानी कि सारी अर्थ पर जो पूरे देश हैं अगर उनकी सारे पैसों को इकट्ठा कर लिया जाए, ठीक है, तो उससे भी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि 10,000 क्वाड्रिलियन जो डॉलर है यहां पर इसका बेसिकली अर्थव्यवस्था इसकी बताई गई है। तो ये इसके बारे में जो स्टडी यहां पर की गई है 16 साइकी वन ऑफ द मोस्ट मैसिव ऑब्जेक्ट है जो एस्ट्रॉयड बेल्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा सोलर सिस्टम के अंदर। एस्ट्रॉयड जो रहता है एक तरीके माइनर प्लैनेट आप लोगों को इनको बोल सकते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर नॉर्मली आप लोगों को नजर आते हैं। तो ये इसके बारे में जो यहां पर बात की जा रही है, तो इसके जो पता लगाया गया है, तो यहां पर बोला गया मोस्टली ये आयरन निकिल जो काफी इंपॉर्टेंट जो मेटल होती है उससे भी आप लोगों को यहां पर चीजें आप लोगों की इसमें देखने को मिलेगी, जो कि यहां पर नासा की हब्बल जो स्पेस टेलीस्कोप है उसके द्वारा इसका पता लगाया गया है। तो आप लोगों से कई बार क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहां पर बात की कि नासा की हब्बल टेलीस्कोप है, ठीक है, तो यहां पर अगर इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए कि हाँ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के नाम आप लोगों को दे देंगे कई बार, और आप लोगों से पूछेंगे कि ये कौन सी कंट्री का है, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि घुमा फिराकर कई बार आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक छोटा सा और ओवरव्यू मैं आप लोगों को देता हूं, जैसे कि आप अगर बात करें चाइना की स्पेस एजेंसी के बारे में, अगर आप लोगों से कोई पूछे उसका नाम क्या है, उसका नाम है CNSA, यानी कि चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग अलग कंट्री की एजेंसी के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे, यूरोपियन यूनियन की अगर स्पेस एजेंसी का नाम पूछे तो यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी। इंडिया की का अगर पूछे तो हमारी कंट्री का नाम है ISRO, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जापान की अगर बात पूछे तो यह है JAXA, ठीक है, ये है जापान की, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। नासा जो है ये यूएसए की, इसको बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके से कई सारी एजेंसीज के नाम आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगर आप लोग लेक्चर को थोड़े लंबे समय से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं यहां पर। अभी यहां पर जो हम लोग फिर से उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। यहां पर जो बात की जा रही है नेशनल, जो हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली मेडिकल कमीशन आया उसके बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री में नीति आयोग के द्वारा रिकमेंड किया गया कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसको रिप्लेस कर हम लोग क्या करें, नेशनल मेडिकल कमीशन बनाए। तो नेशनल मेडिकल कमीशन यहां पर रिप्लेस कर बनाया गया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो कि यहां पर हमारी कंट्री में काम किया करती थी। तो आज के डेट में कौन है हमारी कंट्री में, ये है मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया। तो मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया है, नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया 2019 से इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और आज की डेट में यही यहां पर काम कर रहा है। आप लोगों से अगर कोई पूछे कमीशन और काउंसिल में क्या डिफरेंस है, काउंसिल में जो लोग होते हैं वो इलेक्टेड होकर आते हैं और कमीशन में जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि कमीशन जो है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे काम करेगा और काउंसिल जो है कुछ इंडिपेंडेंट वर्क कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से कोशिश ये की जाती है कि कमीशन बनाया जाए और जिसमें सारी चीजें जो है गवर्नमेंट अपने हिसाब से लेकर चले। टोटल मिलाकर 33 मेंबर इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर कमीशन के अंदर, जो कि यहां पर काम करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग इंस्टीट्यूशन से भी यहां पर आप लोगों को लोग जो है नजर आएंगे, ताकि कंट्री के अंदर जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उसको इंप्रूव किया जा सके। नेशनल रेगुलेशन जो है यहां पर इसके द्वारा अभी अप्लाई किया गया, यहां पर बोला गया है कि एमबीबीएस की जो सीट्स हैं यहां पर उनको बढ़ाया जाएगा 21 और 22 जो ईयर है उसके लिए, ताकि यहां पर अच्छे से और ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं हमारी कंट्री में उसको कंप्लीट किया जा सके। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करें तो उसका एक रेशियो है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टोटल मिलाकर 1000 लोगों पर, यानी कि अगर किसी एरिया में 1000 लोग रहते हैं तो मिनिमम उसके ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। पर लेकिन हमारी कंट्री में जो ये रेशियो है ये काफी बुरा है। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये कितना है ये आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा कि हमारी कंट्री में अगर डॉक्टर टू पॉपुलेशन का अगर रेशियो है वो कितना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सर्च कीजिएगा इसको जाकर। इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के सामने। ये बात की जा रही है यहां पर टेली लॉ के बारे में। इसके द्वारा टच किया गया एक माइलस्टोन जिसमें 4 लाख के करीब बेनिफिशियरी यहां पर इसका फायदा उठा पाए हैं। ये किसकी हेल्प से, ये है
कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको CSS के नाम CSC के नाम से आप लोग जानते हैं। टेलीलॉ क्या होता है? जब आप लोग कोई लीगल इंफॉर्मेशन चाहते हैं और ऑनलाइन के थ्रू और डिपार्टमेंट के थ्रू या ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आप लोगों को यहां पर ये इंफॉर्मेशन मिल पाती है, तो इसको आप लोग बोलते हैं टेलीलॉ। यानी कि एक तरीके से यहां पर ये टेलीकम्युनिकेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी बेस पर इसका नाम यहां पर रखा गया है। तो यहां पर लगभग 4 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो इसका फायदा उठा चुके हैं। अगर बात करें यहां पर कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में, तो ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, तो ये ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूं, तो इस तरीके से यहां पर आप लोग इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर यहां पर आप लोगों को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है ऑनलाइन के मीडियम के थ्रू, तो यहां पर जाकर आप लोग उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। टेलीलॉ प्रोग्राम जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में आता है, 2017 में इसके द्वारा एड्रेस किया, ये लॉन्च किया गया था, ताकि जो केस होते हैं प्री लिटिगेशन, यानी कि आप लोगों को सुना होगा कि इस तरीके से कि अदालत में जाने से पहले ही केस का निपटारा कर लेना, तो उस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बड़ा सपोर्ट किया जाता था। इनका ये मानना था कि अगर आप लोग जाओगे अदालत के अंदर तो वहां पर दोनों साइड से आप लोगों का पैसा लगेगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा, पता नहीं केस कितना लंबा खिंच जाए, क्यों ना आप लोग बाहर बैठकर ही दोनों एक मीडिएशन के थ्रू इस प्रॉब्लम का निपटारा कर लें। तो ये काफी अच्छा एक कॉन्सेप्ट आप लोग बोल सकते हैं। टेली लॉ सर्विस जो है यहाँ पर ये एक तरीके से जो यहाँ पर बेसिकली प्रोवाइड कराएगी कम्युनिटी को, तो यहाँ पर इसके जो वॉलेंट्री थे वो प्रोवाइड करा रहे थे NLSA, CSC और ई गवर्नेंस, ठीक है। यानी कि बेसिकली यहां पर बोली जा रही है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसी के साथ में कम्युनिटी जो सर्विस सेंटर है इसके थ्रू, ई गवर्नेंस यानी कि ऑनलाइन मीडियम के थ्रू यहां पर ये चीजें हो रही थी। नेशनल लीगल सर्विस जो अथॉरिटी है इसके रिलेटेड एक डे भी है जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा, नेशनल लीगल सर्विस डे के नाम से जिसको आप लोग जानते हैं। तो नेशनल लीगल सर्विस डे जो है ये 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो डे है यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाता है ताकि एक रीजनेबल और फेयर जस्टिस आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके, हर एक सिटीजन को जिसके पास में पैसा नहीं है उसको भी कम से कम जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सके। तो हमारी कंट्री में यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 1995 में यहाँ पर यह बोला गया था कि जो पुअर सेक्शन है और जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए आप लोग कुछ करिए। तो उस टाइम पर यहाँ पर कई तरह की फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करानी स्टार्ट की गई। सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अदर कई सारी ऐसी अथॉरिटी बनाई गई जहां से कि कोर्ट में एंट्री न करनी पड़े, थोड़ा सा दूर ही डिस्टेंस पर यहां पर चीजें का निपटारा किया जा सके। अदर ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड कराई जा सके फ्री लीगल और एडवाइस टू एवरीवन, जहां तक पॉसिबल हो सके, लीगल अवेयरनेस फैलाई जा सके, लोक अदालत जिसमें जनता आती है अपने अपने मुद्दे रखती है और फिर उसका डिस्कशन होता है वहां पर, उसके बाद में फिर अपना सोल्यूशन लेकर चले जाते हैं, मीडिएशन का काम वहां पर देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, यही प्रमोट करते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि किसी के साथ में जाकर आप लोग वहां पर एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, उसके साथ में लड़ना नहीं है, उसका रिजोल्यूशन आप लोग कर लेना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो ये सारी चीजें जो मीडिएशन है, लोक अदालत है, या जो मैंने बताया अभी ऑल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ये एक तरीके से ऑल्टरनेटिव माना जाता है। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। इसमें वुमेन और चिल्ड्रन को हेल्प मिलती है फ्री, पर्सन विद डिसेबिलिटी, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इंडस्ट्रियल जो वर्कमैन है, इसी के साथ में पर्सन्स इन कस्टडी, तो इन सबको यहां पर ये हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि एक तरीके से पर्सन विद एन एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख रुपी और जो नोटिफाई किया जाता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको भी ये हेल्प मिलती है। विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहां पर अगर जिस तरीके से बैगर वगैरह है उनको भी ये जो चीजें मिलती है। नेचुरल डिजास्टर में अगर कोई प्रॉब्लम में आया है उसको भी यहां पर ये हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं यहां पर, ये मैंने आप लोगों को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है उसके बारे में यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन बताई कि ये क्या बोलती है जब फ्री लीगल सर्विस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो न्यूज है ये बात कर रही है बेसिकली मोबिलिटी के बारे में, चलना फिरना, यानी कि एक तरीके से कहीं पर आना है जाना है आप लोगों को, आप लोग खुद पैदल चल सकते हैं, बाइक का यूज कर सकते हैं, साइकिल का यूज कर सकते हैं, गाड़ी का यूज कर सकते हैं अगर कहीं पर आना जाना है आप लोगों को। तो ये इसी के साथ में बात की जा रही है 13 अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI जिसको बोला गया, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा 9 नवंबर को ये ऑर्गेनाइज कराई जानी है। ये एक डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस यहां पर रहने वाली है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर वेबिनार जिसको आप लोग बोलते हैं उसके थ्रू यहां पर कंडक्ट कराई जानी है।
यानी कि जो हमारी कंट्री में आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये एक वेबिनार देखने को मिलेगी, जिसमें शहरों में कैसे मोबिलिटी होनी है, चलना फिरना कैसे होना है, भीड़ भड़ाके वाले इलाके ज़्यादा नहीं बनाने हैं और सब जनता को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। तो उसका बेसिक पर्पज है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की डिसेमिनेट की जा सके इन्फॉर्मेशन टू द सिटीज, की जो ऑफिशियल है वो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पर एक तरीके से लेटेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिस को लेकर आएंगे, जो कि ग्लोबल लेवल पर फोकस की जाती है। आज की डेट में अगर हम लोग बात करें हमारी कंट्री में अगर कोई गाड़ी चला लेता है तो ये समझिए वो वर्ल्ड में कहीं पर भी जाकर गाड़ी चला सकता है, क्योंकि हमको ये नहीं पता किस डायरेक्शन से कहां से कौन सी गाड़ी आकर कब ठोक कर चले जाए, कब यहां पर किसका एक्सीडेंट हो जाए। हमारी कंट्री में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट एक दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती है। 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं एक साल में, जिसमें से 1.5 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, तो वो चीजें भी यहां पर कम होती नजर आएगी। मेन जो थीम है इसके पीछे वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। तो ये बेसिक फोकस इसका यहां पर रखा गया है, अर्बन मोबिलिटी में जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन भी बन सकता है डायरेक्ट, किस मिनिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है वो सब चीजें भी पूछी जा सकती है। और बेसिकली जो थीम है वो तो याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, हमारी कंट्री में जो जम्मू एंड कश्मीर जब अपना पार्ट बनाया गया तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारी कंट्री में किस दिन यहां पर साइन किया गया था? ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह उनके द्वारा, जब जो जम्मू एंड कश्मीर जो था वो इंडिया का पार्ट बना था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की डेट आप लोगों को बतानी है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हिंदू वाली जो वीडियो है उसके अंदर में, शायद आप लोगों ने सुना होगा उसमें, तो ये रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। बात करें यहां पर, ये बात की जा रही है 1 नवंबर को ऑब्जर्व किया जा रहा है यहां पर गिलगित बल्तिस्तान इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा ये हरकत की जा रही है। बोला जा रहा है कि हमारे द्वारा अनाउंस किया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को इंडिपेंडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे 1 नवंबर को। गिलगित बल्तिस्तान वो रीजन है जब हमारी कंट्री में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया गया था तो सारा रीजन इंडिया के अंडर में आ गया था, पर लेकिन ये वो रीजन है जो आज के डेट में भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसको हम लोग पाक ऑक्युपाइड एरिया बोलते हैं। इसको ये एक तरीके से हम पाक ऑक्युपाइड एरिया बोलते हैं, इसको ये आजाद एरिया बोलते हैं, एक तरीके से आजाद कश्मीर के नाम से भी कई बार यहाँ पर ये इसको पुकारते हैं। यानी कि ये हम लोग इसको पाक ऑक्युपाइड बोलते हैं और ये बोलते हैं कि आजाद हो गया ये इंडिया से। तो ऐसी एक्टिविटी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसको यहाँ पर अभी 5वीं प्रोविंस बनाने की बात की जा रही है। प्रोविंस का मतलब होता है राज्य। जैसे हमारी कंट्री में 28 राज्य हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान जो है अपनी 5वीं प्रोविंस बनाना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले रीजन को। और ये रीजन है जो है इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री में 1947 में जो एग्जैक्ट डेट थी वो थी, आंसर बता देता हूं मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था। आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए वीडियो को पॉज कर यहीं पर ही, अगर मेरे से पहले आंसर देना चाहते हैं। तो यहां पर 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, जिसके चलते सारा पोर्शन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। पर लेकिन पाकिस्तान मनमाने ढंग से इसको आज के डेट में अपने अंडर में लिए हुए हैं, तो इसके चलते यहां पर ये काफी बार दोनों कंट्री के बीच में ये समस्या का रीजन बना रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये ओवरव्यू आप लोग जरूर रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा अभी यहां पर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसको NCAER बोला गया है, NCR नहीं है, ठीक है, NCAER, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट जो है ये बोला जा रहा है एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मॉनसून मिशन, यानी कि मॉनसून जो मिशन है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है, और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी, यानी कि इन दोनों में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके क्या फायदे देखने को मिलेंगे। आप लोग यहां पर इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में आप लोग, अब किसी की कोई लड़की है, बेटी है, बहन है, या फिर कोई और पर्टिकुलर परिवार में कोई पर्सन है, उसकी शादी करनी है। एक तो आप लोग उसका जो बेसिकली दहेज में देने में उसमें आप लोग 5 लाख 6 लाख या फिर 10-10 लाख रुपए दहेज में लगा दो। दूसरा यह है कि आप लोग 5-6 लाख रुपए उसकी पढ़ाई पर लगा दो। तो कहां पर ज्यादा फायदा है? तो दहेज में अगर आप लोग दहेज एक बार को दे भी दोगे तो वो जो है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है, पर लेकिन अगर उसकी पढ़ाई पर इन्वेस्टमेंट एक बार कर दिया तो उसकी उम्र पूरा साथ, एक तरीके से पूरी उम्र उसका साथ देने वाला है वो पर्टिकुलर जो उसका एक तरीके से जो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। अगर कल को हस्बैंड, खुदा ना खास्ता हस्बैंड के साथ में कुछ हो जाता है तो वो पर्टिकुलर जो बंदी है वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी। इससे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती है। यानी कि यही बात यहां पर बोली गई है, अगर मॉनसून को फोरकास्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं या फिर हाई कंप्यूटिंग फैसिलिटी हम लोग लेकर आ पाते हैं, तो इससे आज की डेट में जो बाढ़ आती है या फिर
जो एक्सट्रीम कंडीशन बढ़ती है, कहीं पर सूखा आ गया, तो उससे पहले ही हम लोग बता पाएंगे अपने किसानों को, अपने मछुआरों को, या फिर कोई और भी जो वनरेबल सेक्शन है इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो यहां पर ये कंडीशन जो है कई सारी जो जान मान की जो हानि है उसको होने से बचा पाएंगे। तो इसमें 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है नेशनल मॉनसून मिशन और हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़ का, इसके लिए यहां पर ये 50 फोल्ड इंक्रीज करेगा इकोनॉमिक बेनिफिट में, यानी कि ये काफी ज्यादा फायदा यहां पर पहुंचाने वाला है। बिल्कुल ऐसे जैसे लड़की के अगर पढ़ाई में आप लोग लगाते हैं तो वो नहीं कहते कि अगर एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो इसका मतलब ये समझिए पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, पर लेकिन एक अगर मर्द यानी कि एक जो परिवार में जो एक इंसान है वो पढ़ा लिखा है, मेल पढ़ा लिखा है, तो इसका मतलब है कि वो अकेला पढ़ा लिखा है, यानी कि औरत जो है वो पूरे परिवार को चलाती है, ऐसा यहां पर इसलिए स्टेटमेंट बोली जाती है। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में जो आईएमडी है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि यहां पर एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस पर्टिकुलर मिशन के तहत, वो भी यहां पर चीजों को और अच्छे लेवल पर डेवलप कर पाएगा। तो किसानों को फायदा है, मछुआरों को फायदा है, खासकर अगर आप लोगों ने देखा हो जैसे फेरी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, खासकर अगर सी के थ्रू या फिर ओशियन के थ्रू, तो वहां पर भी आप लोग अगर अच्छे से ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं तो ये एक और अच्छी यहां पर मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि वहां पर भी ये फायदा पहुंचाएगा, तो बहुत ज्यादा फायदा इसका देखने को मिलता है। इसी तरीके से एक उदाहरण आप लोग ले सकते हैं अगर ऐसा कुछ लिखने के लिए आता है, जैसे हेल्थ के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इनडायरेक्ट वे में लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आप लोग उसके बेनिफिट बोल सकते हैं। अपनी हेल्थ के बारे में चाहे आप लोग बात कर लीजिए, चाहे कंट्री की हेल्थ के बारे में बात कर लीजिए, अगर कंट्री में जो पर्सन है हमारे हष्ट पुष्ट रहेंगे तो लंबे समय तक वो बैठकर काम कर पाएंगे, हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो अपने आप बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो वही बात समझाई गई है यहां पर। इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर इंडिया और जो यूएई है यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उसके रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर यूएई को अगर आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर में देखना चाहते हैं तो ये है हमारी प्यारी कंट्री, यहां से आप लोग देखिए, और यहां पर अगर आप लोग जाएंगे तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा यूएई। अगर आप लोग इसको यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हैं कि कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन है, तो ये है अपनी कंट्री यहां पर, और थोड़ा सा इसको जब जूम करके हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखिए ये हो गया यूएई। यूएई में दुबई के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो दुबई जो है यहां पर एक सिटी है यूएई के अंदर में, और इसी के साथ में आबू धाबी इसकी कैपिटल है, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में याद रखेगा। पर्सियन गल्फ यहां पर हो गया, गल्फ ऑफ ओमन यहां पर हो गया, बहरीन यहां पर हो गया, कतर यहां पर हो गया। तो ये पर्टिकुलर एरिया है जो कि आप लोग इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। तो अभी हम लोग यूएई के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। 8वीं मीटिंग यहां पर इंडिया और यूएई की जो ज्वाइंट टास्क फोर्स की ऑन इन्वेस्टमेंट ये यहां पर देखने को मिली, जो कि वर्चुअल मीटिंग थी यानी कि ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी और इंडिया के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। एक काफी अच्छे पैटर्न मुझे लग रहा है, जब से ये ऑनलाइन मीटिंग चल रही है आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, इसकी वजह से काफी ज्यादा खर्चा यहां पर बच जा रहा है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डेलीगेशन जाता है, जाने के बाद में वहां पर उसको उसका पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है, खाना पीना होता है, आने जाने में भी खर्चा लगता है, तो करोड़ों रुपए यहां पर लग जाते हैं। तो उनको हमको सेव कर पा रहे हैं उनको, और आगे उनको यूज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर ऑनलाइन अगर मीटिंग हो जा रही है तो ये वर्चुअल फॉर्मेट में देखने को मिली। ज्वाइंट टास्क फोर्स इंडिया और इजराइल का जो देखने को मिला 2012 में, ये क्रूशियल फोरम था जो स्टार्ट किया गया दोनों कंट्री के बीच में, खासकर इकोनॉमिक टाई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैकेनिज्म जो है यहां पर एज्यूम किया गया ग्रेटर इंपोर्टेंस जब दोनों कंट्री के द्वारा यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CSPA ये साइन किया गया 2017 में। दोनों साइड के द्वारा रिव्यू किया गया एग्जिस्टिंग यूएई जो स्पेशल टास्क, खासकर जिसको यूएई प्लस के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ में फास्ट ट्रैक जो मैकेनिज्म है यहां पर जो क्रिएट की 2018 में फैसिलिटेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, और कोई भी अगर चैलेंज आता है उसको रिजोल्व करने के लिए। तो ये एक्सपीरियंस किया गया यूएई इन्वेस्टर के द्वारा इन इंडिया में, यानी कि इंडिया और यूएई दोनों मिलकर काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, और कैसे सिचुएशन को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सकता है एक दूसरे की कंट्री के लिए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो उसके ऊपर ध्यान में रखते हुए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है 8वीं ये मीटिंग अभी देखने को मिली इंडिया और यूएई के बीच में। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। अभी रिसेंटली यहां पर जो एक तरीके से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराने के लिए कंट्री में, ताकि जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको मेंटेन रख सके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पायलट जो स्कीम है यहां पर उसके बारे में बात की जा रही है। फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस यानी कि जो चावल होते हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, खासकर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जिसको पीडीएस आप लोग बोलते हैं। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके थ्रू यहां पर चीजों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। ये जो स्कीम है यहां पर, जिसके चलते यहां पर एक अच्छे लेवल पर जो न्यूट्रिशन लेवल है वो उसको एनहेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो पायलट स्कीम है जो कि अप्रूव की गई फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, 2019-20 से लेकर 3 साल तक का यहां पर ये रहने वाला है, और 174 करोड़ रुपए यहां पर इसके ऊपर खर्च किए जाने हैं।
15th यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है जो कि यहाँ पर आइडेंटिफाई, जो 15th स्टेट गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाई को कर चुकी हैं रेस्पेक्टिवली एक डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट फॉर इंप्लीमेंटेशन पायलट प्रोजेक्ट। हमारी कंट्री में 28 राज्य हैं, 28 में से 15 राज्य ऐसे हैं जो यहाँ पर इसको एक डिस्ट्रिक्ट में एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इंप्लीमेंट करने के लिए आगे लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर। यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, इसी के साथ में मिड डे मील स्कीम जो है, तो उसी पैटर्न में आप लोगों को ये नजर आएगी यहाँ पर, ताकि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनके ऊपर भी फोकस दिया जा सके। ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आज की डेट में भी आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलती है, प्रॉपर जो न्यूट्रिशनल लेवल प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। तो ये जो स्कीम है यहाँ पर, ये कई सारे लेवल पर फायदा पहुंचाने वाली है और कई सारे राज्य इसको इंप्लीमेंट करते हुए आगे आने वाले टाइम में नजर आएंगे। तो इनमें से यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कई बार कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम आप लोगों से दे दिए जाते हैं एग्जाम में, और पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो है किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये वोयलिन बजाते थे, तो नाम था इनका टी.एन. कृष्णन, ठीक है। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है उनके द्वारा शोक व्यक्त किया गया है। टी.एन. श्रीकृष्णन जो थे 1928 से लेके 2020 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन रहा, यानी कि यहाँ पर जो इनका टाइम ड्यूरेशन था, इसके चलते इन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की। कर्नाटिक जो म्यूजिक वॉयलिनिस्ट थे यहाँ पर ये, जिनको संगीत नाटक अकेदमी जो 1974 में इनको दिया गया, पद्म भूषण 1992 में, पद्म श्री 1993 में। तो इस तरीके से काफी इंपोर्टेंट अवार्ड से इनको नवाजा गया है। सबसे ऊपर हमारी कंट्री में जो अवार्ड होता है सिविलियन फील्ड में, उसको बोलते हैं हम लोग भारत रत्न। दूसरे नंबर पर बोलते हैं पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर बोलते हैं पद्म भूषण, चौथे नंबर पर बोलते हैं पद्म श्री। तो इनको सेकंड और फर्स्ट जो नीचे से अगर आप लोग चलेंगे, ये नंबर के अवार्ड उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। टॉप पर जो है वो है भारत रत्न, ये याद रखिएगा। और संगीत नाटक कला अकादमी में भी इनको 1974 में दिया गया है। तो इस तरीके के पर्सन के ऊपर आप लोगों से पर्सन स्पेसिफिक न्यूज पूछ ली जाती है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। वुमेन इंपावरमेंट के लिए लिखने के लिए कुछ आता है तो ऐसी न्यूज आप लोग वहां पर लिख सकते हैं। बात की जा रही है 6 महिला के द्वारा एक स्टार्टअप चलाया जा रहा है, जिसको यहां पर अभी अवार्ड दिया गया है, कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया माई गव, यानी कि माई गवर्नमेंट जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा यूएन वुमेन के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। माई गव इन कोलैबोरेशन विद यूएन वुमेन, यहां पर कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज जो अप्रैल 2020 में, तो ये बेसिकली जो जीता गया है, अभी यहां पर 6 वुमेन द्वारा लीड जो स्टार्टअप है उनके द्वारा यहां पर इसको जीता गया है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनक्रेज किया जा सके इंडिविजुअल वुमेन, या फिर उसके द्वारा जो यहां पर बेसिकली स्टार्टअप है कोई, उसको यहां पर, ताकि अगर उन्होंने काफी अच्छा प्रोत्साहन दिखाया यहां पर कोविड-19 के साथ लड़ने में, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई इंपैक्ट जो कि लार्ज सोसाइटी के ऊपर खासकर वुमेन के ऊपर इंपैक्ट डालता है, ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाला गया है, तो उन स्टार्टअप उन इंडिविजुअल को यहां पर काउंट किया जाता है। इनके द्वारा यहां पर क्या क्रिएट किया गया, इनके द्वारा नॉन एल्कोहल हैंड सैनिटाइजर बनाया गया है, जो कि डिसइंफेक्ट का काम करेगा यहां पर, खासकर बायोडिग्रेडेबल है, स्किन फ्रेंडली है और हाईली इफेक्टिव है। जो हाईली इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर स्प्रेडिंग द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, तो ये इसके चलते यहां पर इनके द्वारा भी ये अवार्ड जीता गया है। तो क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। काफी इंपोर्टेंट यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। बात की जा रही है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में। आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन में यहां पर आप लोगों को बताकर चलूं। पेरिस जो है वो फ्रांस के अंदर में है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो फ्रांस अगर आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो अपनी प्यारी कंट्री यहां पर है, अपनी कंट्री से कंपेयर कर देखा कीजिए, ये हो गया फ्रांस। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसको पेरिस एग्रीमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये एग्रीमेंट जो था ये यूनाइटेड नेशन की अध्यक्षता में, यानी कि यूएन की अध्यक्षता में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसको बोला गया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसके अंदर यहां पर इसको बेसिकली साइन किया गया था। पर्पज ये था कि जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाती हैं, टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, उनको कैसे रोकना है, और इसी के साथ में जो अब तक फैलाई जा चुकी है ये गैस, उनको कैसे कंट्रोल करना है, ताकि आगे कंटिन्यूटी में ये चीजें न चले, उसको रोकने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसको बोला गया पेरिस एग्रीमेंट। इसको आज की डेट में 195 जो कंट्री हैं वो इसके सिग्नेटरी हैं अगर बात करें। और इसी के साथ में जब यहां पर ये साइन किया गया तो इंडिया भी यहां पर इसका पार्ट बना। तो आज की डेट में अगर बात करें, यूएसए एक अकेली लौती ऐसी कंट्री है जो इससे बाहर निकली है। प्रोसीजर जो था वो आसान नहीं था। जब यहां पे पहले बराक ओबामा आए तो उनके द्वारा
बेसिकली ये डील साइन की गई कि हाँ इसको लेकर चलना है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो इससे बाहर निकलेंगे और वो इससे बाहर निकलने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। तो ये जो प्रोसीजर इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये यूएसए का जो इलेक्शन हुआ उसके एक दिन बाद में ये कंप्लीट हुआ, यानी कि जो प्रोसीजर था यहां पर इनका ये बाहर निकलने का, ये अब कंप्लीट हुआ है तब से लेकर, ठीक है। और अब यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर नए जो प्रेसिडेंट चुनकर आ गए हैं जिनका नाम है जो बाइडन, ठीक है। तो अब देखते हैं जो बाइडन साहब जो है क्या वो इसको फिर से रिवर्स करते हैं या फिर ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। जहां तक चांस है कि इसको रिवर्स किया जाएगा, जैसा उनका अगर पॉलिटिकल कैंपेन को आप लोग ध्यान में रख के चलें तो इसको जल्दी ही रिवर्स किया जाएगा। तो यूएन क्लाइमेट बॉडी से ये यहां पर एग्जिट हो रहे हैं, यहां पर आज के दिन, जो बेसिकली आज के दिन नहीं, बेसिकली जब ये इलेक्शन खत्म हुआ उसके एक दिन बाद में, तो ये पहली कंट्री यूएसए बन गई है जिसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकली है। तो देखते हैं आगे चलकर चीजें कैसे चल पाती हैं और क्या कंडीशन होती है। अभी इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर इसको साइन किया गया था और 4 नवंबर 2016 से ये इफेक्ट में आ गई थी। और बोला भी गया था यहां पर कि देखिए यहां पर 4 नवंबर 2016 से ये इफेक्ट में आ गई थी और यहां पर इसको 4 साल लग जाएंगे अगर कोई इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर कहीं ना कहीं जैसे डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आए, तो यहां पर अभी अगर देखिए तो 4 नवंबर की बात की जा रही है। 4 नवंबर यानी कि 3 नवंबर में इलेक्शन थे और 4 नवंबर 2020 में यहां पर ये इससे बाहर निकले हैं। अब यहां पर इलेक्शन होने के बाद में नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, अब वो इसको रिवर्स करते हैं नहीं करते हैं वो चीजें हम लोग को बाद में जानने को मिलेगी। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर प्रसार भारती के बारे में। अगर पुराने क्वेश्चन आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे तो उनमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रसार भारती से। पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रसार भारती के बारे में बताता हूं। प्रसार भारती हमारी कंट्री में इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, यानी कि एक बॉडी है हमारी कंट्री में जो ब्रॉडकास्टिंग का काम करती है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट यानी कि एक्ट के द्वारा यहां पर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। इसके अंदर ही आता है यहां पर दूरदर्शन जो टेलीविजन होता है और ऑल इंडिया रेडियो, वो प्रसार भारती के अंदर ही आता है यहां पर। ये अगर बात करें यहां पर जो यूनिट थी अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की यूनिट थी। प्रसार भारती एक्ट जो था वो एक ग्रांट ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया इसको 1990s में। और अगर बात करें तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर कि जो पर्टिकुलर ये पब्लिक में आया, एग्जिस्टेंस में आया 1997 में यहां पर ये एग्जिस्टेंस में आया। ये हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके आज की डेट में चेयरमैन कौन है वो आप लोगों को बताना है। तो आज की डेट में 2 चाइल्ड एजेंसी अगर आप लोगों से पूछी जाए एग्जाम में कौन है प्रसार भारती की, एक तो है ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, दूसरी है दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ये इसके 2 चाइल्ड हैं यानी कि प्रसार भारती के अंडर में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज की ओर। न्यूज में यहां पर यह बताया गया कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो है प्रसार भारती, उसके द्वारा एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरीका एग्रीमेंट साइन किया गया भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में। तो यहां पर इसका बेसिक पर्पज क्या है? इसका बेसिक पर्पज यहां पर यह कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो गांव-गांव में बच्चों तक पहुंचाया जा सके, रिमोट एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। यहां पर 24/7 यहां पर ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि जो बच्चे हैं उनको ढंग से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। यानी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन को, उनके लिए अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की जा रही है एजुकेशन को। ये बेसिक इसका यहां पर पर्पज है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर इसको बेसिकली एक स्टार्ट बोल सकते हैं यहां पर जो गवर्नमेंट की साइड से यहां पर निकल कर आ रही है। और इस तरीके से अगर चीजें आगे बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे हम लोग अपनी कंट्री में जो बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो ये जरूरी है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाया जाए। तो ये इसका पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, आइडिया रखना। यहां पर जो बात की जा रही है आईपीओ के बारे में। इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कोई बड़ी कंपनी पब्लिक में आती है निकलकर तो अपने आईपीओ जब यहां पर लॉन्च करती है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी और लार्ज स्केल पर अपने आप को बढ़ाना चाह रही है। और ये आईपीओ जो होते हैं जिसको स्टॉक मार्केट में लॉन्च किया जाता है, तो इसमें जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं। तो यहां पर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर भी होते हैं जो बेसिकली यहां पर जब ये चीजें सामने निकल कर आती हैं। तो आईपीओ के बारे में यहां पर क्यों न्यूज में है? क्योंकि अंत ग्रुप ANT, ठीक है, अंत ग्रुप जो है यहां पर ये पर्टिकुलर अभी यहां पर संघाई और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में अपने आईपीओ को बेसिकली यहां पर लाना चाह रहा था, पर लेकिन इसको यहां पर अभी रोक दिया गया है। तो ये जो ग्रुप है यहां पर ये किसी सिचुएशन कंडीशन की वजह से यहां पर अभी अपने आईपीओ नहीं निकाल पाया। फॉर्मली इसको यहां पर अंत फाइनेंशियल और इसी के साथ में अलीपे के नाम से आप लोग जानते थे, जो कि चाइनीज जो कंपनी है अलीबाबा ग्रुप, उसका ये पार्ट है। अगर बात करें वर्ल्ड हाईएस्ट वैल्यूड फिनटेक कंपनी आप लोग बोल सकते हैं और मोस्ट वैल्यूड एक यूनिकॉर्न कंपनी के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। चाइना की लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म अलीपे
तो यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काफी बड़ी न्यूज बन गई जैसे यहाँ पर ये चीजें सामने निकल कर आई। तो इसके बारे में कई बार क्या होता है, कई सारी कंपनीज के नाम आप लोगों को दे देते हैं और पूछते हैं किस फील्ड से ये रिलेटेड है। ये खासकर वो कंपनीज होगी जिनका नाम आप लोगों ने नॉर्मली नहीं सुना होगा, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। तो अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो एक आदि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बाकी का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इसीलिए यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, चलिए देखते हैं कितनों को पता है। गूगल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूज भी किया होगा दबाकर। आप लोग ये बताइए कि गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, यानी कि गूगल के ऊपर बैठी हुई जो गूगल की पितामह कंपनी है उसका नाम क्या है, आप लोग ये बताइए। तब आप लोग देखिएगा यहाँ पर कुछ डिफरेंट आप लोगों को जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर इसलिए है ये क्योंकि आप लोगों ने कई बार यहां पर सुना है अभी रिसेंटली टीआरपी के बारे में, ठीक है। तो टीआरपी के चलते काफी सारी जो चीजें थी वो अभी न्यूज में थी। टेलीविजन की जब रेटिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और रिपब्लिक टीवी और इसी के साथ में और कई सारे यहां पर कटघरे में आ गए थे। तो टीआरपी होता है, ये होगा टारगेट रेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो टीआरपी जो होता है बेसिकली मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। और आज की डेट में अगर आप लोग देखें यहाँ पर ये रिसेंटली काफी न्यूज में था, जिसके चलते अभी यहाँ पर इसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इसके चलते क्या होता है, जिसके टीआरपी जितनी अच्छी है उसी पर्सन को उतना ही ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो होंगे वो उतने ही ज्यादा महंगे आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो टीआरपी में अभी घपलाबाजी जो की गई उसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ताकि गाइडलाइन क्या होनी चाहिए ऑन टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया से रिलेटेड, तो उसको यहाँ पर बेसिकली देखा जाएगा, जो कि नोटिफाई की गई थी 2014 में। इसके जो यहाँ पर कमेटी को चेयर किया गया यहाँ पर ये शशि एस वामपति, जो कि सीईओ हैं किसके, प्रसार भारती के। तो इनके द्वारा यहाँ पर इसको चेयर किया जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर बेसिकली इसलिए है क्योंकि आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में था जो टीआरपी रेटिंग को लेके। टीआरपी रेटिंग कैसे काउंट की जाती है, जैसे आज की डेट में आप लोग ये चैनल देख रहे हैं, ठीक है। तो एक तो पर्सन ये है कि ये चैनल में जो वीडियो खोलता है वो वीडियो देखने के बाद में तुरंत बंद कर देता है। एक पर्सन ये कि ये वीडियो खोलने के बाद में आखिरी सांस तक ये वीडियो देखकर जाता है। तो जैसे ये वीडियो आखिरी सांस तक देखकर जाता है तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये वॉच टाइम जो है इस वीडियो का बढ़ गया है। इसका मतलब जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट है और पूरी वीडियो देखी जा रही है। पर लेकिन अगर बीच में ही बंद कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो चीजें जो देखना चाह रहा था तो वो नहीं दिखी इस वीडियो के अंदर में, या फिर पढ़ाने वाला जो है वो टाइम पास कर रहा है इसलिए वो छोड़कर चला गया। तो दोनों में से कोई भी अगर पॉइंट होगा तो ये वीडियो वो कंप्लीट नहीं देखेगा। तो इसके चलते इस वीडियो का वॉच टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो वॉच टाइम कम होने की वजह से क्या होता है, यहां पर ये चीजें यूट्यूब में भी होती है। जिस वीडियो का वॉच टाइम अच्छा होता है उस वीडियो को यूट्यूब जो है वो सपोर्ट करता है और दूसरों को भी रिकमेंड करता है कि ये वीडियो देखो, ये वीडियो अच्छी है। जिस वीडियो का वॉच टाइम कम होता है उसको यूट्यूब भी रिकमेंड नहीं करता है और वो वीडियो जो है वो डाउन चली जाती है। तो इसलिए अगर वीडियो बढ़ रही है, हालांकि ऐसा नहीं है कि हर बार ये चीजें सही हैं, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा फालतू की वीडियो भी कई बार आप लोगों को ट्रेंडिंग में देखने को मिल जाती हैं। तो वो तो देखिए लोगों के पास में इंटरनेट है, कुछ भी खोलकर देख रहे हैं वो एक अलग बात है। पर लेकिन नॉर्मली टीआरपी ऐसे ही देखी जाती है कि कौन सा चैनल जो है वो सबसे ज्यादा घरों में देखा जा रहा है और कौन सा चैनल सबसे ज्यादा लंबे समय तक देखा जा रहा है। तो ये पॉइंट यहां पर काउंट किए जाते हैं और वो जो कोई भी ज्यादा होता है उसकी टीआरपी यहां पर हाईएस्ट देखने को मिलती है। तो उस चैनल पर सब फॉर एडवर्टीजमेंट लगाते हैं ताकि अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचा जा सके। तो उस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा एड आप लोगों को नजर आएंगे और उस चैनल के जो ऐड होंगे वो भी महंगे होंगे अगर कोई अपना एडवर्टाइजमेंट उस पर्टिकुलर चैनल पर चाहता है। तो ये होता है बेसिकली टीआरपी का फंडा। तो यहां पर ये कैसे चेक किया जाता है, देखिए कुछ घरों में कुछ ऐसे मीटर्स लगाए जाते हैं जिससे पता चल सके टीआरपी को ध्यान में रखते हुए कि हाँ ये इसको इस तरीके से चेक करना है। तो उन घरों में जाकर वो रीडिंग चेक की जाती है और फिर देखा जाता है टीआरपी का जो चक्कर है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से वो मीटर्स वगैरह चेक किए जाते हैं। तो ये रहता है, अगर उन मीटर्स पे रेटिंग अच्छी रहती है तो सही है। अभी ऐसा भी देखने को मिला था, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर घर में कोई मीटर लगा हुआ, उनका पता लगा लिया, हालांकि ये सिक्योर रहती है चीजें, पर लेकिन पुराने जो इंप्लॉय है जब वो रिटायर हो जाते हैं तो कई बार वो भी इस तरह की हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। तो उनसे कॉन्टैक्ट कर यहाँ पर पता लगाया गया कहां पर ये मीटर लगे हुए हैं। तो वहां पर उन घर वालों को बोला कि ये चैनल ही आप लोग देखा करो, ठीक है, क्योंकि वो सैंपल हो गए एक तरीके से। पूरी कंट्री में हर एक घर में तो मीटर लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा करते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा जब पता चला कि इस एरिया में बारिश कितनी हुई है या फिर गेहूं की पैदावार कितनी हुई है, चावल की पैदावार हुई है, तो हर खेत में जाकर चावल तो काउंट नहीं किया जाएगा। 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा के एक सैंपल लगा लिया जाता है, उसमें से कितना चावल हुआ है तो इस एरिया में इतना चावल हुआ है। तो ऐसे आप लोग इसको देखते हैं। ऐसे टीआरपी है, कुछ घरों में मीटर लगा दिया कि हाँ इतना देख रहे हैं, तो ऑल ओवर जो कंट्री में ऐसे ही देख रहे होंगे लगभग। तो इस तरीके से यहाँ पर वो टीआरपी निकाली जाती है। तो ये कई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं इनके बारे में आइडिया रखेगा, डिटेल में भी इनको मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं और ये काफी जरूरी भी था। यहाँ पर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी बोला गया है कि अगर कोई यहाँ पर वाइफ है, ठीक है, अब तक वाइफ को यहाँ पर केयर करने के लिए उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर जो अगर वो छोड़कर जा रही है, डिपेंडेंट है, कोई ऐसी दोनों के बीच में कोई दखल अंदाजी होती है, तो यहाँ पर अब तक वाइफ के लिए चीजें पॉसिबल थी, पर लेकिन अब बच्चे को भी उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। इनके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है अगर कोई वाइफ जो है वो अपनी जॉब छोड़ देती है बच्चे की केयर करने के लिए, या फिर कोई ऐसी कंडीशन यहां पर बनती है, ठीक है, तो उस टाइम पर यहां पर क्या होगा कि जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट रहेगी या जिस फैमिली में वो रहेगी उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर औरत का, उस लड़की का, और उसी के साथ में यहां पर जो बेसिकली कंडीशन रहेगी बच्चे का भी उसको यहां पर अभी यहां पर मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनी है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी है हस्बैंड की। अब तक यहां पर नॉर्मली वाइफ का मेंटेनेंस यहां पर देखना पड़ता था। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर सोसाइटी में निकल कर आया, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें यहां पर सोसाइटी में देखने को मिल रही थी। तो उसका सोल्यूशन अब यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि वुमेन का जो पलड़ा है वो और ज्यादा भारी होता हुआ नजर आ रहा है ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग में अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी इसको यूज जरूर करिएगा। एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं जब भी डीआरडीओ या फिर इसरो के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए आता है, अगर मिसाइल के बारे में बात की जा रही है या फिर किसी लड़ाई के बारे में बात की जा रही है तो वहां पर आप लोग डीआरडीओ नजर आएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पर लेकिन अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात आ रही है, शांति के बारे में बात की जा रही है, तो वहां पर इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो आप लोग को नजर आएगा। तो इसलिए अगर कभी कंफ्यूजन में डालने के लिए किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोल दिया जाए कि ये सैटेलाइट जो है डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया और इस सैटेलाइट ने ये किया, ये करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये काम नॉर्मली आप लोग को इसरो करती हुई नजर आएगी, ना कि डीआरडीओ, ठीक है। तो यहां पर अभी बात की जा रही है यह पिनाका रॉकेट। तो पिनाका रॉकेट जो है यहां पर ये डेवलप किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यहां पर अभी ये फ्लाइट जो टेस्ट की गई है यहां पर, ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जिसको आईटीआर बोलते हैं, चंदीपुर उड़ीसा। तो उड़ीसा कोस्ट से यहां पर इसको बेसिकली चेक किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसी के साथ में यहां पर जो गाइडेड जो पिनाका है यहां पर ये कवर करेगा 60 से लेकर 90 किलोमीटर की रेंज का, और ये डिप्लॉय किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी और ज्यादा इनहेंस करेगा यहां पर ये रॉकेट। तो इससे क्या रहेगा, जो दुश्मनों पर और अच्छे से हम लोग यहां पर वार कर पाएंगे। तो ये हमारी कंट्री में जो डीआरडीओ है उसका ये कारनामा है जो कि काफी अच्छा है, और दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी कम होती है। नॉर्मली हम लोग ये चीजें खरीद कर लेकर आते हैं ना, तो वो भी यहां पर कम हो जाएगा। ओके।